बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 8605 यूनिट नंबर 9 पढ़ेंगे। एवेलुएशन मैनेजमेंट सिस्टम। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आइए एक दफ़ा मिलके दुरूद पाक पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुरमाए जहाँ हैं शहे अबरार की बातें, किस दर्जा सकून देती हैं सरकार की बातें। जी चाहे कि हैरान करूं सिक्र पैगंबर, होती रहें कौनैन के सरदार की बातें। सबसे पहले हम देखेंगे कि लीडरशिप क्या होती है। लीडरशिप इज द पोजीशन ऑफ गाइडिंग ए ग्रुप। लीडरशिप जो है ये एक ऐसी पोजीशन होती है जिस पर हम किसी ग्रुप को गाइड करते हैं। आर द एबिलिटी टू लीड, या लीड करने की सलाहियत होती है। एंड इज़ द आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग ए ग्रुप, और ये फन होता है कि हम लोगों को काम करने के लिए तैयार करते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल टू एक्ट टुवर्ड अचीविंग ए कॉमन गोल, ताकि वो एक आम मकसद हासिल कर सके। अच्छा, लीडर कौन होता है? ए लीडर इज ए पर्सन हु नोज द वे, हु गोज द वे, हु शोज द वे। लीडर वो होता है हु नोज द वे, जो लीडर वो होता है जो रास्ते को जानता है। Who knows the way, who goes the way, जो रास्ते पे चलता है। Who shows the way, जो रास्ता दिखाता है। डॉक्टर इकबाल ने जो लीडर की खूबियां बयान की हैं वो बड़ी खूबसूरत हैं। वो लिखते हैं कि निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जान पुरसोज, यही है रख्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। वो कहते हैं कि लीडर की निगाह बुलंद होती है, सुखन दिल नवाज, उसकी बात का अंदाज इतना अच्छा होता है कि जब वो बात करता है तो उसकी बात दिल में उतर जाती है। जान पुरसोज, उसके अंदर एक सोज होता है अपनी मंजिल तक पहुंचने का। जब तक उसको मंजिल नहीं मिल जाती ना तो वो खुद चैन से बैठता है और ना ही दूसरे दोस्तों को चैन से बैठने लेता है, क्योंकि उसके ज़हन में मंजिल का हसूल होता है और वो मंजिल तक पहुंचे बगैर आराम नहीं करता। अब मैं बात करूंगा इस कायनात के सबसे बड़े लीडर की, जो मेरे और आपके प्यारे आका हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा लीडर मेरे और आपके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपने ऐलान नबुव्वत के 23 साल के बाद 23 साल का जो अरसा गुजारा, उसमें ऐसा कमाल दिखाया कि कायनात में ना तो अब तक कोई दिखा सका है और ना ही कोई दिखाएगा। आप की शख्सियत, आपका हुस्न, आपका अखलाक और आपका रवैया, आपका अंदाज, हर चीज़ निराला है। तो लीडर के अंदर ये खूबियाँ होनी चाहिए कि वो लीड कर सके, लोगों को मोटिवेट कर सके। ये एक बेसिकली कंसेप्ट है लीडरशिप का। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के हवाले से। मैनेजमेंट इज द वे समथिंग इज हैंडल्ड। मैनेजमेंट ये होती है कि आप किसी चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं। केयरफुल ट्रीटमेंट, आप उसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। और सुपरवाइजिंग स्किल्स,
सुपरवाइजिंग स्किल हों आपके पास, आर दोज इन चार्ज of business or group. An example of management is how a skillful supervisor handles a difficult situation. कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें मुश्किलात तो ज़रूर पेश आती हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट का अगर आपने टेस्ट करना है तो फिर आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में किसी मामले को कैसे हैंडल करते हैं। अब हम बात करेंगे एवोल्यूशन के हवाले से। एवोल्यूशन क्या होती है? मेकिंग जजमेंट अबाउट द डिज़ायरेबिलिटी ऑफ सर्टन चेंजेस इन स्टूडेंट्स एंड यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन टू चेंज टीचिंग। कि आप किसी चीज़ के बारे में जजमेंट करते हैं और ये चाहते हैं कि बच्चे के अंदर क्या आप तब्दीलियाँ लाना चाह रहे हैं, तो उन तब्दीलियों को लाने के लिए आप बच्चे की कारकर्दगी का जायज़ा लेते हैं। इसके बाद है टेलर 1950, the process of determining what extended educational objectives are being attained। जो टेलर है उसने जो डेफिनेशन की थी वो ये थी कि द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग टू व्हाट एक्सटेंट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अटेन्ड, कि ये इस चीज़ का नाम होता है कि ये प्रोसेस होता है ऑफ डिटर्मिनिंग टू व्हाट एक्सटेंट, इस बात को डिटरमिन करने का कि किस हद तक हमारे तालीमी मकासद हासिल हो रहे हैं। बोर्ग एंड गॉल 1983 जो तारीफ की है वो लिखता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट द मेरिट, वैल्यू और वर्थ ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम। कहते हैं कि ये एवोल्यूशन जो होता है किसी भी प्रोग्राम की वर्थ या वैल्यू को चेक करने का तरीकाकार होता है, और प्रोजेक्ट है, मटेरियल है और टेक्निक्स है। स्टफल बीम एट ऑल 1971, द प्रोसेस ऑफ डेलिनेटिंग, obtaining and providing useful information for judging decision alternative। कि आपने इस चीज़ का नाम होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आप उसकी कारकर्दगी देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएं कि आप अपने डिसीजंस को अल्टरनेट कर सकें। कि आप जिस अंदाज में पढ़ा रहे थे आपने समझा कि रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आप उसका कोई मुतबादल रास्ता अख्तियार करें। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन, आज के सेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? नंबर 1 है टू अंडरस्टैंड द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एवेल्यूएशन इन मैनेजमेंट। सबसे पहली चीज जो है वो ये है टू अंडरस्टैंड द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एवेल्यूएशन इन मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरा ये है टू डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ एवेल्यूएशन, एवेल्यूएशन के सिस्टम को डिस्क्राइब करना है। तीसरा ये है टू अंडरस्टैंड द क्राइटेरिया ऑफ एवेल्यूएशन, कि आपने एवेल्यूएशन का क्राइटेरिया समझना है। टू इम्प्रूव द स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम थ्रू एवेल्यूएशन, और स्कूल के मैनेजमेंट सिस्टम को जायजे के जरिए बेहतर बनाना है। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एवेल्यूएशन इन मैनेजमेंट।
प्रोग्राम्स आर प्लान्ड, इसमें प्रोग्राम बनाए जाते हैं। द एवेल्यूशन प्रोसेस शुड बिगिन, एवेल्यूशन प्रोसेस जो है इसको शुरू होना चाहिए। द फॉलोइंग क्वेश्चंस शुड बी एग्जामिन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एवेल्यूशन प्रोसेस, जो मंदरजा झैल सवालात जो हैं आप किसी भी चीज़ की एवेल्यूशन करने से पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, इज द टारगेट पॉपुलेशन बीइंग सर्व्ड, क्या टारगेट पॉपुलेशन को सर्व किया जा रहा है। नंबर 2, इज द प्रोग्राम प्रोड्यूसिंग द डिजायर रिजल्ट्स, क्या आपका प्रोग्राम जो है वो मतलूबा नताइज दे रहा है, जिस मकसद के लिए आपने प्रोग्राम शुरू किया था, क्या आपके वो मकासद पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इज द प्रोग्राम कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये होता है कि आप कम खर्च करके ज़्यादा फ़वाइद हासिल कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इज़ द प्रोग्राम कंपेटेबल विद अदर प्रोग्राम्स, क्या ये प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम के साथ कंपेटेबल है। और नंबर 5 है, डज द प्रोग्राम सपोर्ट द मिशन ऑफ द स्कूल, क्या आपका ये प्रोग्राम है स्कूल के मिशन को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अब हम देखते हैं कि क्राइटेरिया ऑफ एवेल्यूशन, यानी एवेल्यूशन का क्राइटेरिया क्या होगा। ए कमिटमेंट टू इंक्रीजिंग अकाउंटेबिलिटी थ्रू मैनेजिंग ए प्रोग्राम एवेल्यूशन डज नॉट बिगिन और एंड एट आइदर द बिल्डिंग और सेंट्रल ऑफिस लेवल ऑफ स्कूल डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन। A proactive, a proposed to reactive. School district will encourage a multiplicity of the programmatic evaluation activities to take place concurrently in all buildings. Purpose of evaluation, अब हम देखेंगे कि जो हम किसी चीज़ का जायज़ा लेते हैं उसका मकसद क्या होता है। नंबर 1 है, evaluation determines the worth or value of any educational activity process। जो एवेल्यूशन होती है वो किसी भी प्रोग्राम की, तालीमी प्रोग्राम की या एक्टिविटी प्रोग्राम की वर्थ या वैल्यू को डिटरमिन करती है कि कौन कितने पानी में है, किसकी कितनी वैल्यू है, किसकी कितनी कदर है, कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। दूसरा पॉइंट आएगा, टीचर, सुपरवाइजर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड सिटीजन ग्रुप नीड रिलायबल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू, ये जो टीचर्स हैं, सुपरवाइज़र हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ये नीड रिलायबल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू, वो रिलायबल इंफॉर्मेशन लेते हैं और इनका ताल्लुक होता है। नंबर 1 है, व्हाट डिड और डिड नॉट वर्क और वर्कड वेल, किसने कितना काम किया या काम नहीं किया या अच्छा काम किया। जाहिर है कि आप किसी बंदे के ज़िम्मे आपने कोई काम लगाया हुआ है, ठीक है, तो अब वो काम करता है, काम करने के बाद आप ये देखेंगे क्या उसने काम किया है कि नहीं किया। अगर उसने किया है तो अच्छा किया है कि अच्छा नहीं किया। तो दूसरा पॉइंट आएगा, वाई इट वर्कड और डिड नॉट वर्क सेटिस्फैक्टरीली, उसने अगर वो काम किया तो क्यों किया है, और अगर उसने काम सही नहीं किया तो क्यों नहीं किया। एंड नंबर 3 है, मॉडिफिकेशन चेंजेस दैट मे बी नीडेड, और क्या वक्त के साथ साथ जो तब्दीलियाँ आई हैं या उनको तब्दील करने की ज़रूरत है, क्या उसने तब्दीलियाँ की हैं या नहीं की। नंबर 3 है, द एवेल्यूशन इज टू मेक इट पॉसिबल टू मेक रैशनल डिसीजन अबाउट एजुकेशन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। नेक्स्ट पॉइंट है जी, एवेल्यूशन शुड इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ स्टाफ and lay citizen to plan effect improvements in the educational system. Number 9 है, evaluation should enable school system to test new approaches to solution of problem. evaluation जो है वो स्कूल के सिस्टम को इस काबिल बनाना चाहिए evaluation को कि वो स्कूल के प्रॉब्लम्स को हल कर सके। evaluation should lead us toward action research. एवेल्यूशन को हमें एक्शन रिसर्च की तरफ लेके जाना चाहिए। अब एक्शन रिसर्च क्या होती है कि जब भी कोई टीचर जो है अपनी क्लास में कोई प्रॉब्लम देखता है, बच्चे शोर कर रहे हैं या पढ़ नहीं सही रहे या आपस में शरारतें कर रहे हैं, तो फौरी तौर पर टीचर क्लास ही में उस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेता है, तो उसको कहते हैं एजुकेशनल, उसको कहते हैं एक्शन रिसर्च। अब हम देखते हैं कि रोल ऑफ एवेल्यूएशन यानी जायजे का क्या किरदार होता है। टू परमिट एप्रोप्रिएट एजुकेशनल डिसीजंस
to be made. It includes 4 stages. इसके 4 stages होती हैं. Number 1, becoming aware that decision is needed. सबसे पहली बात तो ये होती है कि इसमें ये देखा जाता है कि इस बात से आगाह हो जाते हैं कि अब फैसला करने की ज़रूरत है. डिज़ाइनिंग द डिसीजन सिचुएशन, अब आपने जो डिसीजन करना है उसको आप डिज़ाइन करेंगे. चूजिंग अमंग अल्टरनेटिव्स, आपके पास किसी भी काम को करने के लिए कई ऑप्शंस होते हैं. ठीक है, आपने मिसाल के तौर पर किसी घर से निकलना है और एक शहर की तरफ जाना है या शहर के अंदर जाना है, तो आपको कई रास्ते होते हैं, लेकिन आपको देखना है कि सबसे अच्छा और बेहतरीन रास्ता कौन सा होगा. ऐसे ही जब हम कोई चीज़ की कारकर्दगी का जायज़ा लेना चाहते हैं तो फिर देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा तरीका बेहतर रहेगा. एक्टिंग अपॉन द चूजिंग, अब आपने जो फैसला कर लिया है, आपने सिलेक्ट कर लिया, अब आपने उस पर एक्ट भी करना है, उस पर काम भी करना है. Once the need for decision is evident, the decision maker must begin the situation to be proceeded. अगर जब ज़रूरत पड़ जाती है कि आप अपने फैसला करना ही है तो फिर आपने सिचुएशन के मुताबिक फैसला कर देना है. The SIP model was created in the 1983 by the Daniel Stufflebeam and is considered a decision-oriented model that systematically collects information about the program to identify the strengths and limitations in the context or delivery, to improve program effectiveness or plan for the future program. ये भी SIP मॉडल जो है आगे इसकी तफसील आएगी, फिर हम इसको देखते हैं. अब हम देखते हैं कि रोल ऑफ ए सुपरवाइज़र. सुपरवाइज़र का क्या रोल होता है? सुपरवाइज़र के 2 रोल होते हैं. एक तो उसका रोल होता है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, कि उसने एडमिनिस्ट्रेशन करनी होती है, काम को चलाना है. वो खुद सिर्फ काम नहीं करता बल्कि जो है ओवरऑल सारे इदारे को चलाना होता है उसने. और दूसरा उसका एकेडमिक रोल होता है जिसका ताल्लुक हमारे पढ़ने लिखने के साथ है. Significance of evaluation of school management system. Schools and educational system have been so important in the development of this nation that they have always been of special interest and concern to the citizens. The school and educational system especially have been informally appraised and evaluated, commanded and citizened and criticized from the beginning. Every social system needs the insight that can be delivered from a periodic or continuing evaluation. हर सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इस बात की ज़रूरत होती है कि आप उस काम को जब वो जारी हो उसकी कारकर्दगी का जायज़ा लें. If it is to thrive, to continue, to contribute to the improvement of society. But such evaluations should be carefully planned and conducted and should not be based on the unstated beliefs and assumptions. लेकिन ये जो आपने evaluation करनी है ये ना तो अनस्टेटेड बिलीफ्स के मुताबिक हो और ना ही आपने कोई assumptions यानी मफरूज़े कायम की फर्जी कहानियाँ ना हों, बल्कि ये हकीकत पर मबनी हो. आप देखें कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, आप उसका एक हकीकी जायज़ा लेंगे, कोई फर्जी बात नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा. which may result in conclusion that cannot be supported by valid evidence. So evaluation requires the development and use of systematic and defensible procedure to determine the value and appropriateness of goals, policies, functions, procedures and relationship of social system. यानी जो evaluation है ये क्या काम करती है कि ये देखती है determine the appropriateness, the value and appropriateness of, वो देखती है कि इसकी कदर कीमत क्या है और ये कितना मुनासिब है, कौन कौन सी चीज़ें, गोल्स, उसके अहदाफ. बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारे अपने मकासद जो हमने बनाए होते हैं वही ठीक नहीं होते. पॉलिसीज़, फंक्शंस, प्रोसीजर को देखती है. इसके बाद है सिस्टमेटिक एवेल्यूशन इज़ एसेंशियल फॉर इम्प्रूविंग द मैनेजमेंट सिस्टम. सिस्टमेटिक एवेल्यूशन अगर आप करते रहेंगे तो मैनेजमेंट सिस्टम उसकी बिना पे बेहतर होता रहेगा. आप किसी चीज़ की कारकर्दगी का जायज़ा लेना छोड़ दें वो पीछे चली जाएगी, लेकिन आप जब उसको बार बार चेक करते रहेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि वो
काम बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि सिस्टम ऑफ एवेल्यूएशन, जिसके बारे में मैं बता रहा था कि अभी आपको इस हवाले से तफसील से पढ़ेंगे। एक कॉन्टेक्स्ट एवेल्यूएशन होती है, एक इनपुट एवेल्यूएशन है, प्रोसेस एवेल्यूएशन है और प्रोडक्ट एवेल्यूएशन। अब हम इनको तफसील से पढ़ते हैं जी। वन very useful approach to educational evaluation is known as the SIP, or content input process product approach, developed by the Stoffel Beam. This provides a systematic way of looking at many different aspects of the curriculum development process. This is a risk, however, that it may be directed only by expert of outsiders, and for this reason it is vital to identify ways in which various stakeholders can be meaningfully involved. Context क्या होता है? What is the relation of the course to the other courses? इसमें हम ये देखते हैं कि जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं इसका दूसरे कोर्सेज के साथ क्या ताल्लुक है। Is the time adequate, मुनासिब, कि क्या इसके लिए वक्त मुनासिब है। अब आपने बच्चे को किताब पढ़ानी है, अब वो किताब है 500 सफ़ात की, आपके पास टाइम है 3 महीने, वो कैसे आप पढ़ाएंगे? तो इसमें हम ये भी देखते हैं कि क्या उसको करने के लिए आपके पास टाइम मुनासिब है। व्हाट आर क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स, उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। शुड कोर्सेज बी इंटीग्रेटेड और सेपरेट। अब यहाँ एक और सवाल भी पैदा होता है कि क्या आपने इन कोर्सेज को इकट्ठा करना है या अलग-अलग पढ़ाना है। मिसाल के तौर पर अब आप एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिला के एक सब्जेक्ट बनाया गया आर्ट के स्टूडेंट के लिए 9th और 10th में, जिसको हम जनरल साइंस कहते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि क्या आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को पढ़ाना है या इनको इकट्ठा किया तो फिर जनरल साइंस बन जाएगी, और सेपरेट रखेंगे तो दायरा है 3 किताबें अलग-अलग होंगी। तो ये होता है सेपरेशन या इंटीग्रेशन। ठीक हो गया। व्हाट आर द लिंक बिटवीन द कोर्स एंड द रिसर्च एक्सटेंशन एक्टिविटीज, के कोर्स और रिसर्च एक्शन एक्टिविटीज जो हैं उनके अंदर क्या, उनके दरमियान क्या लिंक है। इज देयर ए नीड फॉर द कोर्स, जो हम कोर्स पढ़ा रहे हैं क्या उसको पढ़ाने की ज़रूरत भी है या नहीं। इट मीन्स कि उस कोर्स की इम्पोर्टेंस कितनी है। इज़ द कोर्स रेलिवेंट टू जॉब नीड्स, क्या वो जॉब की नीड्स के हवाले से रेलिवेंट है या नहीं। तो ये बातें में रखिएगा कि अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो आप इंजीनियरिंग की बुक उनको नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग की बुक पढ़ा रहे हैं तो फिर आप मेडिकल वाली बुक्स नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि जब स्पेसिफिकली बच्चा एक उसने सिलेक्ट कर लिया कि उसने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो फिर उसको वही कोर्सेज पढ़ाएंगे जो उसके रेलिवेंट होंगे। अब हम बात करेंगे इनपुट्स क्या है जी। व्हाट इज़ द एंटायरली एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स की मुकम्मल एंटरिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। जब आप स्टूडेंट ने किसी कोर्स में दाखिला लेना है तो उसकी कितनी काबिलियत होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक बच्चा अगर फर्स्ट ईयर में दाखिला होना चाहता है, तो अगर उसकी तालीम मैट्रिक होगी तो वो फर्स्ट ईयर में दाखिल होगा, डायरेक्ट वो एफ नहीं कर सकता। व्हाट आर द लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स की लर्निंग स्किल्स क्या हैं। व्हाट इज़ द मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट की मोटिवेशन क्या है। व्हाट आर द लिविंग कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट की लिविंग कंडीशन क्या है। इसका मतलब ये है कि उनके घर के हालात कैसे हैं, माली हालात कैसे हैं, उनके आने जाने के लिए कन्वेंस कैसी है। व्हाट इज़ द स्टूडेंट एग्जिस्टिंग नॉलेज, स्टूडेंट को जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं उससे पहले आप ये देखेंगे कि उसका एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है। और आपको पता है कि स्टूडेंट के एग्जिस्टिंग नॉलेज को चेक करने के लिए हम बच्चे का एक टेस्ट लेते हैं जिसको हम कहते हैं पीके टेस्ट, यानी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। आर द एम्स सूटेबल, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आपने अपने मकासद के बारे में भी गौर करना है कि बाज़ औक़ात हमारे अपने मकसद ही ठीक नहीं होते। आर द ऑब्जेक्टिव डिराइव्ड फ्रॉम एम्स। अच्छा, ये 3 टर्म्स होती हैं, एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे वो एम्स से ही निकलते हैं। एम्स क्या होते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए जो हम अपने मकसद का, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि माई एम इन लाइफ। एक बच्चा
5वीं क्लास में पढ़ता है, वो कहते हैं जी आप क्या बनना चाहते हैं, वो कहते हैं आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, आई वांट टू बिकम इंजीनियर। वो उसका एम है, उसके लिए बहुत लंबा अरसा दरकार है, वो सारी जिंदगी में से बहुत सी जिंदगी अपनी पढ़ता रहेगा, फिर जाकर उस मकसद तक पहुंचेगा। आर द ऑब्जेक्टिव स्मार्ट, ये एक टर्म होती है स्मार्ट। स्मार्ट से मुराद है, ये एस से मुराद है स्पेसिफिक, एम से मुराद है मेजरेबल, ए से मुराद है अटेनेबल या अचीवेबल, आर से मुराद है रियलिस्टिक और टी से मुराद है टाइम बाउंड। यानी आपके ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक भी हों, मेजरेबल का मतलब है आप उनको पैमाइश कर सकें, ए से मुराद है अटेनेबल। अटेनेबल ये है कि मिसाल के तौर पर मैं एक बहुत बड़े सियासतदान का किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं घर से निकलूँ और फलां सियासतदान के पास चला जाऊँ और जाकर उसको आज ही मिल के घर वापस आ जाऊँ, तो ये मेरा मकसद शायद अटेनेबल ना हो, अचीवेबल ना हो। तो आपने जब तालीमी मकासद भी बनाने हैं तो आपने वो मकासद बनाने हैं जो आप अचीव कर सकते हैं। आर से मुराद है रियलिस्टिक और टी से मुराद है टाइम बाउंड। इज द कोर्स कंटेंट क्लियरली डिफाइंड, क्या आपने कोर्स जो है का कंटेंट जो है, उसका जो मवाद है, जो मतन है, जो हम बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं, उसको क्लियरली डिफाइन कर लिया है कि बच्चा यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ेगा। डज द कंटेंट मैच स्टूडेंट एबिलिटीज, क्या उसका कंटेंट जो है उसकी स्टूडेंट की एबिलिटी के मुताबिक है या नहीं है। इज द कंटेंट रेलिवेंट टू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, क्या कंटेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के मुतल्लिका है या नहीं है। व्हाट इज द थ्योरी प्रैक्टिस बैलेंस, क्या थ्योरी और प्रैक्टिस का बैलेंस है कि नहीं। आमतौर पर हम ज़्यादा फोकस थ्योरी पे करते हैं और प्रैक्टिकल पे हम बहुत कम फोकस करते हैं। व्हाट बुक्स डू द टीचर हैव, टीचर को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी किताबें चाहिए। व्हाट बुक डू द स्टूडेंट हैव, स्टूडेंट के पास कौन सी किताबें होनी चाहिए। हाउ स्ट्रॉन्ग आर द टीचिंग स्किल्स ऑफ टीचर, टीचर की टीचिंग स्किल्स जो हैं वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। What time is available compared with the workload for preparation, तैयारी के लिए आप ये देखें कि आपके पास कितना टाइम है। What knowledge, skills and attitude related to the subject, कि आप बच्चे का जो नॉलेज है, स्किल्स हैं, उसके सब्जेक्ट के हवाले से कितनी हैं। Do the teachers have, क्या टीचर के अंदर ये सारी खूबियाँ हैं। How supportive is the classroom environment, क्लास का environment कैसा है। अगर क्लास का इन्वायरमेंट कंड्यूसिव होगा, अच्छा होगा, तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि बच्चे अच्छे अंदाज में सीखेंगे, वो अपनी तालीमी मसाइल भी डिस्कस करेंगे, इवन अपने घर के मसाइल भी डिस्कस करेंगे। जब उनको पता चल जाएगा उनका टीचर उसकी बात किसी और बच्चे को नहीं बताएगा, किसी और शख्स को नहीं बताएगा और वो उसको बहुत ही अच्छा अपना समझता है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर, उस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। हाउ मैनी टीचर्स आर देयर, कितने टीचर्स हैं। हाउ इज द कोर्स ऑर्गेनाइज्ड, कोर्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है। व्हाट रेगुलेशंस रिलेटेड टू ट्रेनिंग, यानी अगर आपने तरबियत हासिल करनी है तो उसके लिए किन कवानीन को आपने फॉलो करना होगा। इसके बाद प्रोसेस है। व्हाट इज द वर्कलोड ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का वर्कलोड क्या है। हाउ वेल एक्टिवली डू स्टूडेंट पार्टिसिपेट, स्टूडेंट कितने एक्टिव अंदाज में इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आर देयर एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू टीचिंग, क्या टीचिंग के हवाले से उनका कोई मसला है। आर देयर एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू लर्निंग, क्या लर्निंग के हवाले से कोई मसला है। इज देयर इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन, क्या वहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन हो रही है। टू वे कम्युनिकेशन से मुराद ये होती है कि जब उस्ताद भी बात कर रहे हैं और बच्चे भी बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उस्ताद सवाल पूछ रहा है, बच्चे सवालों के जवाब दे रहे हैं, बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, उस्ताद बच्चों के सवालों का जवाब दे रहा है। तो जब कहते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। जब टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव होंगे फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव होगा। इज नॉलेज ओनली ट्रांसफर्ड टू स्टूडेंट्स आर डू दे यूज अप्लाई इट, क्या स्टूडेंट्स सिर्फ इल्म हासिल ही करते हैं या उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करते हैं। आर देयर एनी प्रॉब्लम विच स्टूडेंट फेस इन यूजिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग द नॉलेज एंड स्किल, क्या कुछ प्रॉब्लम है जब स्टूडेंट को इस्तेमाल करते हुए, अप्लाई करते हुए, एनालाइज करते हुए फेस करते हैं। इज द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यूअली एवेल्युएटेड, क्या टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को प्रॉपरली और रेगुलर बेसिस पे
कंसिस्टेंटली एवेल्यूट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा. इज टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यूसली एवेल्यूएटेड? इज टीचिंग एंड लर्निंग अफेक्टेड बाय प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूशन प्रॉब्लम्स? व्हाट is the level of cooperation, interpersonal relation between the teacher and the student? स्टूडेंट के साथ जा उनका आपस में कैसा लिंक कैसा है, उनका आपस में कोऑपरेशन कितना है. हाउ इज डिसिप्लिन मेंटेन्ड? डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन किया जाता है. इज देयर वन फाइनल एग्जाम एट द एंड और सेवरल ड्यूरिंग द कोर्स? इसके बाद है इज देयर एनी इनफॉर्मल असेसमेंट? क्या उनकी कोई इनफॉर्मल असेसमेंट भी है? व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ असेसमेंट? असेसमेंट की क्वालिटी क्या है? व्हाट लेवल ऑफ KSA असेस्ड? इसके बाद है व्हाट आर द स्टूडेंट्स KSA लेवल्स आफ्टर द कोर्स. और नेक्स्ट है जी इज़ द एवेल्यूशन कैरिड आउट फॉर द होल PCT प्रोसेस? और व्हाट हाउ डू स्टूडेंट्स यूज व्हाट दे हैव लर्न? कि स्टूडेंट ने जो कुछ सीखा है उसको वो कैसे इस्तेमाल करते हैं. हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस फॉर द टीचर्स एंड फॉर द स्टूडेंट? स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा. व्हाट आर द मेन लेसन लर्नड? कौन से असबाक सीखे गए हैं. इज देयर एन ऑफिशियल रिपोर्ट? क्या उसकी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट भी है. हैज द टीचर्स रेपुटेशन इम्प्रूव्ड एज द रिजल्ट? क्या आर बिन रुइंड? टीचर की रेपुटेशन जो है वो काम कर रहा था, उसकी पहले से भी ज़्यादा तबाह हो रही है या उसकी रेपुटेशन अच्छी हो गई है. मेथड्स यूज्ड इन एवेल्यूशन सिस्टम. अब हम देखते हैं कि एवेल्यूशन सिस्टम में कौन से मेथड जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं. देयर आर मैनी वेज टू एवेल्यूएट द सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट. बहुत से तरीके हैं जिससे हम मैनेजमेंट सिस्टम को एवेल्यूएट कर सकते हैं. हेयर आर सम कॉमन वेज. इनमें से कुछ कॉमन वेज भी हैं. सेवरल ऑफ दोज वुड नॉर्मली बी यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन. उसमें नंबर 1 है डिस्कशन विद क्लास. के बच्चों की कारकर्दगी का आप जायजा लेना चाह रहे हैं तो आप क्लास से डिस्कस करेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन सा बच्चा जो है उसके पास कितना नॉलेज है. इनफॉर्मल कन्वर्सेशन और ऑब्जर्वेशन. आप बच्चे को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, उनके साथ बात करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं. इंडिविजुअल स्टूडेंट इंटरव्यू. इंफरादी तौर पर बच्चों का इंटरव्यू भी ले सकते हैं. एवेल्यूशन फॉर्म्स एवेल्यूशन के लिए आप फॉर्म जो है वो बना सकते हैं. ऑब्जर्वेशन इन क्लास सेशन ऑफ द टीचर ट्रेनर बाय कोलीग्स. आप जो है क्लास में जाकर उनकी ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं. वीडियो टेप मेथड्स यूज्ड टू एवेल्यूएट में वीडियो टेप ऑफ ओन टीचिंग, माइक्रो टीचिंग. कि आपने जो कुछ पढ़ाया है उसकी अपनी रिकॉर्डिंग करके खुद चेक कर सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल डॉक्यूमेंट्स. आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे. पार्टिसिपेट कॉन्ट्रैक्ट्स. इसके बाद है परफॉर्मेंस टेस्ट हैं. क्वेश्चंस और सेल्फ असेसमेंट है और रिटन टेस्ट आ जाता है. थैंक्स ए लॉट फॉर योर फुल कंसंट्रेशन. अल्लाह हाफिज.